चलिए एग्रीकल्चरल फाइनेंस की बात करते हैं। इसको आप लोन भी कह सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। अगर किसी को फाइनेंस समझना है तो वो लोन से समझे, एक तरह से उधारी समझ लीजिए। आपने किसी से उधार लिया है, किसी से आपने लोन लिया है, किसी से आपने कुछ पैसे लिए हैं, अब वो आपको चुकाना है। देखो कुछ डेफिनेशंस हैं, अब डेफिनेशन की मैंने बताई दी है, जो वैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी है वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। बाकी का लोन क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है, ये सब आप अच्छे से समझते हो। डेफिनेशन एक वैज्ञानिक है मुरे, इन्होंने 1953 में एक डेफिनेशन दी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्या है फाइनेंस की इन्होंने डेफिनेशन दी? एन इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बोरोइंग फंड बाय फार्मर, द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द फार्म लैंडिंग एजेंसीज एंड ऑफ सोसाइटीज इंटरेस्ट इन द क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हम यहाँ पर फंड को बोरो कर रहे हैं, मतलब पैसे ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं और कौन ले रहा है पैसे? फार्मर पैसे ले रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पैसों को बोरो कर रही है, ले रहा है। कोई ऑपरेशन हम यहाँ पर, जैसे कि फार्म लैंडिंग एजेंसीज वगैरह हैं, वो कोई काम करने के लिए यहाँ पर पैसों को ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। कोई सोसाइटी है वो पैसों को ले रही है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो भी फंड हम ले रहे हैं, जो भी लोन हम ले रहे हैं, वो सब कुछ एग्रीकल्चर पर्पज से होना चाहिए, तभी उसे क्या कहा जाएगा? एग्रीकल्चरल फाइनेंस। बाकी का फाइनेंस तो एक नॉर्मल वर्ड है, एक ब्रॉड है। भाई लोन लिया है, मैं कार लेने जा रहा हूँ, लोन लिया है मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, वो एग्रीकल्चर फाइनेंस नहीं है। एग्रीकल्चर फाइनेंस का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जब आप लोन लेते हो, फाइनेंस करते हो, किसी से पैसे बोरो करते हो, तो उसे कहते हैं अपन क्या? एग्रीकल्चर फाइनेंस। ये डेफिनेशन दी थी किसने? मुरे ने 1953 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मतलब एग्रीकल्चर फाइनेंस कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो टाइम के बेसिस पर है। किस बेसिस पर है? टाइम बेसिस पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी से पैसे लेते हो या किसी से आपने कोई फाइनेंस करवाया या किसी से आपने लोन लिया है, तो वो लोन आपको चुकाना पड़ेगा। जो भी आपने कीमत ली है, जो भी आपने पैसे लिए हैं, वो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो कितने समय के लिए आपने वो पैसे लिए और कितने समय के अंदर आप उसे वापस करोगे, इस बेसिस पर। चाहे तो इस बेसिस पर समझ लो कि कितने समय के लिए लिए हैं या कितने समय बाद वापस करोगे, एक ही बात है। तो उस बेसिस पर, टाइम के बेसिस पर, कि आप उसका लोन की जो किस्त है वो कब चुकाओगे, कितने समय के अंदर चुका दोगे या कितने समय के लिए आपने पैसे लिए हैं, उस बेसिस पर 3 टाइप का होता है और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों से ही क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो आप पढ़े यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन। कम समय के लिए आपने लोन लिया है, मतलब कम समय के भीतर ही आपको सारी किस्तें चुकानी पड़ेंगी। यहाँ पर जो रीपेमेंट हमको करना पड़ता है, जो पैसा हमको वापस करना पड़ता है, वो 6 से 18 महीनों के अंदर अंदर हमको करना पड़ता है। या फिर इसको ऐसे समझें कि भाई शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो 6 से 18 महीने के लिए हम ले सकते हैं, उसके बाद हमें ये सारा पैसा वापस चुकाना पड़ सकता है। ये जो लोन है, इस प्रकार का जो लोन है भाई, छोटे कम अवधि के लिए हम ले रहे हैं कि भाई कम समय के लिए पैसे लो फिर हम चुका देंगे, इसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। ये क्यों हम ले रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सोइंग पर्पज से किसान भाई शॉर्ट टर्म लोन क्यों लेता है? उसको बुवाई करनी है, थोड़ा बहुत पैसा उसने उठा लिया, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, खाद लेकर के आया है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए मान लो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वगैरह कुछ खरीद के ला रहा है, ठीक है। पेमेंट ऑफ द वेजेस, लेबर वगैरह को कुछ वेजेस वगैरह दे रहा है उनको। इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो पैसे लेता है थोड़े बहुत कम अमाउंट में, वो सब किस में आ जाते हैं? शॉर्ट टर्म लोन में आ जाते हैं। उसके बाद अपना है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन में क्या होता है भाई, अपना जो पेमेंट है, एक मिनट, मीडियम टर्म लोन कहाँ गया भाई? अच्छा ये इधर कर दिया है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, चलो पहले मीडियम पढ़ लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। स्लाइड इधर का उधर हो गया। मीडियम टर्म लोन, पहले मीडियम टर्म पढ़ लेते हैं, शॉर्ट टर्म देन मीडियम टर्म। चाहे तो मैं इस पर नंबर डाल देता हूँ, आप कंफ्यूज ना होना। ये है फर्स्ट शॉर्ट टर्म, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ना ना, एकदम से लॉन्ग टर्म तो नहीं पहुँचना। दूसरा है आपका मीडियम टर्म लोन। तो मीडियम टर्म लोन क्या है? एक मिनट, कहीं गलती से तो नहीं हो गया ये? नहीं एकदम सही है, स्लाइड इधर से उधर हुआ है। तो मीडियम टर्म लोन की अगर हम बात करें, यहां पर जो हमको पेमेंट वापस करना पड़ता है या इसमें हम कितने ड्यूरेशन के लिए पैसे ले रहे हैं, तो वो ड्यूरेशन है यहां पर 18 मंथ टू 5 ईयर। कितना है? 18 मंथ टू 5 ईयर। इस ड्यूरेशन के लिए हमको पेमेंट ले सकते हैं, इतने ड्यूरेशन में हम वापस हमको रीपेमेंट करना पड़ेगा। इस टाइप का जो लोन है वो हम क्यों लेते हैं? इम्प्लीमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए। किसान को मान लो सीड ड्रिल खरीदना है, कल्टीवेटर खरीदना है, हैरो वगैरह खरीदना है, इलेक्ट्रिक मोटर खरीदनी है, कुछ मिल्च कैटल खरीदनी है, भेड़ वगैरह खरीदनी है, बकरियां खरीदनी है। बेसिकली इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए वो क्या लेता है? मीडियम टर्म लोन लेता है। उसके बाद आते हैं अपन लॉन्ग टर्म लोन, ये है थर्ड।
लॉन्ग टर्म लोन काफ़ी लंबे समय के लिए रहता है, 5 साल से लेकर के 20 साल तक, और 20 साल से ज़्यादा का भी अपन कर लेते, पर इतना लंबा कौन जाए, 5 साल से लेकर के मोर देन 20 ईयर तक, 5 से 20 साल सफिशिएंट रहता है। ये वाला जो लोन है कि भाई लंबे समय तक के लिए अपन जो लोन ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं, ये हम लेते हैं परमानेंट इंप्रूवमेंट से। कुछ चीज़ें हैं फील्ड की, जैसे कि अपन को लेबलिंग करानी है। अब लेबलिंग कराने, मान लो आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है, मान लो आपके पास 25-50 हेक्टेयर है, मान लो आपके पास 25 हेक्टेयर है, अब 25 हेक्टेयर बहुत जगह होती है, इसकी लेबलिंग करानी है, लाखों रुपए इसमें खर्च होगा, तो वो हम उसमें लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं। ठीक है, रिक्लेमेशन करवाना है, आपके पास ये 25 हेक्टेयर है, पूरा की पूरा मान लो कि ये जो 25 हेक्टेयर वो पूरा की पूरा बंजर पड़ा हुआ है, या मान लो कहें कि पूरा की पूरा ये सैलाइन है, या मान लो कहें कि पूरा की पूरा ये एसिडिक है, हमें इस सॉइल को रिक्लेम कराना है, इसको ठीक करवाना है, तो काफ़ी सारा पैसा इसमें खर्च होगा। तो लैंड रिक्लेमेशन में हमको मान लो फार्म बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवानी है, हमें इस खेत के ऊपर कुछ बिल्डिंग वगैरह बनवानी है, फार्म से रिलेटेड कुछ स्टोरेज वगैरह करवाने हैं, तो उसके लिए अपन लोन ले सकते हैं। ट्रैक्टर आपको खरीदना है, ध्यान रखना ट्रैक्टर की खरीदी किस में आएगी, लॉन्ग टर्म में आएगी। ट्रैक्टर से छोटे और जो इंप्लीमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कल्टीवेटर हो गए, आपके सीड ड्रिल वगैरह हो गए, वो मीडियम टर्म में आ जाएंगे। ट्रैक्टर खरीदना है तो इसके लोन लेने की किस में आ जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। ठीक है, और चार्ट वगैरह बागीचा वगैरह बनवाना है आपको, तो वो सब चीज़ें अपन लॉन्ग टर्म लोन में कर सकते हैं, याद रखिएगा इनको। उसके बाद अपन बात करें पर्पस के बेसिस पर, ये ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यही है, यही आपको मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव बुक्स में भी मिल जाएगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन भी बेसिकली यहीं से पूछे गए टाइम के बेसिस पर, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। अब पर्पस के बेसिस पर बात कर लो, देख लो सिंपल ही है। पर्पस के बेसिस पर क्या भाई, एक तो होता है प्रोडक्शन लोन, भाई आपने पैसे लिए किस मतलब से लिए। हम जब पैसे लेने जाते हैं ना, किसी से लोन लेने जाते हैं, तो वो हम लोन ले क्यों रहे हैं, किस वजह के लिए ले रहे हैं, वहाँ पर ये है पर्पस क्या है आपका लोन लेने का। तो एक तो है प्रोडक्शन लोन, हमारे एग्रीकल्चर के लिए यही प्रोडक्शन लोन होता है, मतलब फार्मर जो है वो अपनी खेती करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर लोन ले रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जब लोन लिया जाता है तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन लोन। ठीक है, इसको हम लोग सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल लोन, ये शॉर्ट टर्म लोन की कैटेगरी में आता है। क्रॉप लोन भी इसको कहा जाता है, ये सब एक ही चीज़ है, चाहे इसको प्रोडक्शन लोन कहो, चाहे इसे सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लोन कहो, शॉर्ट टर्म लोन भी उसी कैटेगरी में आता है। एक्चुअली में होता यही तो है, कोई भी किसान जब फसल उगाने के लिए करता है, भाई खरीफ में मान लो उसने उगाई है अपनी फसल, खरीफ सीजन में उसने क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो खरीफ सीजन से पहले वो लोन ले लेगा। ठीक है, और पैसे कब चुकाएगा, जब ये खरीफ सीजन का प्रोडक्शन हो जाएगा, जैसे ही वो मार्केट में जाकर इसको सेल कर देगा प्रोडक्ट को, यहाँ से जो भी उसको पैसा मिलेगा उससे लोन चुक जाएगा। तो इसमें कितना समय लगेगा आपका, मैक्सिमम 6 महीने का समय लगता है। भाई क्रॉप है वो 3 से 4 महीने में क्रॉप हो जाएगी, मार्केट में बिक जाएगी, पैसे आ जाएंगे, 6 महीने का समय लगेगा, कोर लोन जो है वापस से चुका देगा। यानी कि क्रॉप लोन जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म लोन में ही आता है। उसके बाद अपना आ जाओ इन्वेस्टमेंट लोन, आजकल ये इसका बड़ा फायदा हो रहा है इन्वेस्टमेंट लोन का। केसीसी क्यों बनाई गई है आपको पता है, केसीसी बनाई जाती है किसान क्रेडिट कार्ड, ये इसलिए बनाए गए हैं कि किसान अपनी खेती वेती करने के लिए लोन निकाल सके, पैसे निकाल सके, एक लिमिट उनकी रहती है। लेकिन मैक्सिमम किसान लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, ये सच्ची बात है, मेरे गांव में ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है, मेरे पिताजी ने भी कई बार ऐसा किया है। हम लोन तो निकालते हैं खेती करने के लिए, लेकिन उन पैसों का करते क्या है, बेटी की शादी है उसमें यूज़ कर लिया, घर बनवा लिया, जब बाज़ार में शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पर 2 मंजिला मकान बनवा लिया उन पैसों से। उन पैसों को हम अपने पर्सनल चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। लिया तो हमने एग्रीकल्चर पर्पज से था, अब पैसे ले लिए, उनको क्या पता ये कहाँ यूज़ कर रहा है, कहीं भी यूज़ करें, आपको तो पैसे वापस लेने से मतलब है, हम आपके पैसे वापस चुका देंगे। उनका भी कहना ठीक है, सही बात है भाई, हमने तो तुमको पैसे दिए हैं, हमारा टाइम पे चुका देना, नहीं तो इंटरेस्ट लग जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो लोन है वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए, कोई प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट, जैसे आपने कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदना है मोर देन अ ईयर, जैसे कि मान लो आपको सीड ड्रिल वगैरह खरीदनी है, कोई आपको कल्टीवेटर वगैरह खरीदना है, इस तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह आपको खरीदनी है प्रोडक्टिव वगैरह बढ़ाने के लिए, तो उसमें इन्वेस्टमेंट लोन कहते हैं कि हमको कोई चीज़ लेनी है उसके लिए हमको वो लोन दे दीजिए। ठीक है, ये वाला जो लोन है वो अपन को ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल वगैरह इन सब चीज़ों के लिए मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें मार्केटिंग लोन। मार्केटिंग लोन का के लिए होता है डिस्ट्रेस सेल वगैरह के लिए, जैसे कि मान लो इस साल किसान का अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया है, बढ़िया उसका प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको दाम मार्केट में अच्छे नहीं मिले, मार्केट में जो उसकी सेलिंग है बड़ी पुअर सेलिंग हुई है, या कहें उसको डिस्ट्रेस सेलिंग हुई है, मतलब उसको भाव कम मिले, जितना उसका प्रोडक्शन में खर्चा आया है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आया ना, उससे भी कम उसको
पैसे मिल पाए, उससे भी कम उसकी आउटपुट निकल पाया है। तो ऐसी कंडीशन में फिर किसान भी लोन लेता, भाई पैसों की कमी पड़ गई, लोगों को चुकाना है, तो लोन चुकाने के लिए, दूसरों के लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेना पड़ता है, या पैसों की कमी की वजह से फिर एक और लोन लेना पड़ता है। क्यों? बेसिकली इसमें डिस्ट्रेस सेल की वजह से, उसे कह देते हैं मार्केटिंग लोन। ठीक है, इसमें बेसिकली रेगुलेटेड मार्केट, कमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन दी वेयर हाउस रिसिप्ट आर लैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग लोन वाई एडवांसिंग 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। एक और चीज़ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने आपको ये बता ही दिया, एक और चीज़ है यहाँ पर, एक वैल्यू, यहाँ पर एक कंडीशन ये बन सकती है, जैसे कि मार्केट में अगर उसको भाव नहीं मिल रहा है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसको बेचना ही है, मत बेच भाई, इसको स्टोर कर ले। तो ऐसी कंडीशन में किसान क्या कर सकता है, अपना जो प्रोडक्शन वो ले रहा है उस प्रोडक्शन को वो वेयर हाउस में स्टोर कर दे। क्या कर सकता है वो? वेयर हाउस में उस प्रोडक्शन को स्टोर कर सकता है। अब समस्या ये, वेयर हाउस में स्टोर करेगा तो फ्री में तो होगा नहीं, उसके लिए भी पैसे चाहिए, तो वहाँ पर भी ये मार्केटिंग लोन ले सकता है। बस वहाँ पर फ़र्क इतना है कि अगर आपने वेयर हाउस में स्टोर किया है तो जितना भी माल आपने, जैसे कि मान लो आपके पास 100 कुंटल है, तो 100 कुंटल जब आप वेयर हाउस में स्टोर करोगे तो उसकी रिसिप्ट आपको मिलेगी वेयर हाउस से, कि भाई इनका इतना माल, हमारी इनकी जो क्रॉप है वो हमारे वेयर हाउस में, उस रिसिप्ट को दिखाकर, उस रिसिप्ट के बेसिस पर आप लोन ले सकते हो रेगुलेटेड मार्केट या कमर्शियल बैंक से। समझ गए भाई? उसके बाद अपन बात करें कंजप्शन लोन। ये मैंने जो आपको बताया ना था कि लोन जब अपन निकाल तो लेते हैं लेकिन उसको अपने पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ कर लेते हैं, ये वही है कंजप्शन लोन। एनी लोन एडवांस्ड फॉर द सम पर्पस अदर देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए ले तो लेते हैं केसीसी से, लेकिन उसको यूज़ कर लेते हैं किसी और चीज़ में, कार खरीद ली, बाइक खरीद ली, घर बनवा लिया, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, और आजकल तो हो भी रहा है ये सब। इसको क्या कहते हैं अपन? कंजप्शन लोन। ये एग्रीकल्चर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ लेंडर क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। लेंडर क्लासिफिकेशन मतलब आपको लोन दे कौन रहा है, सोर्स क्या है। भाई जो फाइनेंस है, किसान को जो पैसे मिल रहे हैं, जो फाइनेंस है या जो लोन है, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। तो दो है यहाँ पर, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और एक नॉन गवर्नमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, साहूकार वगैरह हैं, उनसे हम ले आते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से ले लेते हैं, अपने गाँव में किसी से ले लेते हैं, वो है। ठीक है, तो एक तो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब जो बैंक वगैरह हो गई, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, उनसे हम लोग ले रहे हैं। इंडिया के अंदर जितना भी क्रेडिट दिया जाता है, जितना भी लोन वगैरह दिया जाता है, उसमें 36% कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। मतलब आज भी हमारे इंडिया के अंदर 64% जो लोग लोन लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं, वो अपने ही किसी नाते रिश्तेदार से ले लेते हैं, बैंक में जाते ही नहीं है। किसी साहूकार से ले लिया, जहाँ से हम लोग अपना सोना वगैरह खरीदते हैं, जिनको हम सोनार कहते हैं, उनके पास से जाकर अपना घर का सोना गिरवी रख दिया, वहाँ से उठा लिया। मतलब नॉन गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, वहाँ से जाकर हम लोन ले लेते हैं, पैसा उठा लेते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है आपका, जैसे कि कहाँ गया भाई, जैसे कि आपने कोऑपरेटिव लोन्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक से आप ले रहे हो, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले रहे हो, कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हो, इनसे अपन आज भी बहुत सारे फार्मर नहीं लेते। केवल 36% ही कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका, इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल लोन। और एक होता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल, या इसी को कह सकते हैं अपन क्या, प्राइवेट लोन भी कह सकते हैं आप, मेरे हिसाब से तो मत कहो, नहीं तो बेवजह कन्फ्यूज़न है। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल, यहाँ पर क्या होता है भाई, अपने पर्सनल किसी रिलेटिव से ले लिए, ठीक है, कोई कमीशन एजेंट से ले लिया, ट्रेडर से ले लिया, लेंडर, मनी लेंडर से ले लिया, एग्रीकल्चर मनी लेंडर वगैरह होते हैं, कोई प्रोफेशनल वगैरह है उस चीज़ का, उससे ले लिया। इन लोगों से लोन लेकर अपना काम चला लेते हैं। 64% किसान यहीं से लेते हैं, बैंक से नहीं लेते, क्योंकि उनको यहाँ पर थोड़ा सा मिल जाता है, थोड़ी रियायत मिल जाती है। बैंक वालों को इससे कोई मतलब नहीं होता। बैंक में भाई ये है बैंक, अगर आपको 1 तारीख को आपको अपनी किस्त जमा करनी है तो करनी है। अगर आप 1 से 2 हो गए तो आपके पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, लेट फीस लगनी शुरू हो जाएगी। जबकि यहाँ पर ऐसा होता है, जैसे कि मान लो आपने किसी रिलेटिव से ले लिया, तो रिलेटिव से जाके बोल दो फ़ोन पे, भाई यार आज नहीं दे पाऊंगा मैं, 5 दिन बाद ले लेना, तो वो कह देगा चल ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट बहुत हो जाते हैं, इसलिए हमारे इंडिया में इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को। इसमें तो एक चांस ये भी रहता है कि चलो कभी ऐसा मौका मिल गया तो कई लोगों के तो पैसे डूब जाते हैं, हम देना ही नहीं है भाई, वो जो देने वाला था वो तो मर गया है ही नहीं, या जो जिसने दिए थे वही मर जाता है, तो कई लोगों के तो इसमें पैसे बच भी जाते हैं। हालांकि नहीं होता है ऐसा, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं, नहीं देते पैसे, जा क्या कर लेगा, तो नहीं देना मुझे पैसे, इस तरह की चीज़ें भी इसमें हो जाती हैं। तो 64, हालांकि ये जो चीज़ें थी ना वो पहले बहुत ज़्यादा बुरी थी। हालांकि बैंक का बहुत अच्छा रोल था, पहले जो
कहते थे ना उस टाइम पर जो ये जो चलता था ज़मींदारी, जब ज़मींदारी वाला जो सब सिस्टम चलता था, वहाँ पर बंधुआ मजदूर वगैरह होते थे, उनका बड़ा शोषण होता था इस चक्कर में, जब बैंक नहीं थी वहाँ पर। अब तो बैंक की वजह से क्या है, इनके थोड़े से भाव गिर गए हैं। नहीं तो पहले अगर मान लो आप किसी साहूकार के पास जा रहे हो लोन लेने के लिए, तो वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से इंटरेस्ट लगाता था कि इतना इंटरेस्ट लूँगा तब लोन देना पड़ेगा, तो वो आदमी लेना पड़ता था भाई ले ले। लेकिन अब तो बैंकिंग सेक्टर आ गया, तो काफ़ी सारे लोग बैंकिंग की सेक्टर की तरफ मूव कर गए हैं, तो इन लोगों के भी थोड़े भाव गिर गए हैं कि भाई अपना भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम कर दो, थोड़ा सा प्रेम से बात करो, थोड़ा सा मैनर से बात करो सामने वाले से, तो वो अपन से लोन लेगा। नहीं तो वो लोन लेने का तुम्हारा जो दुकान है वो सब बंद हो जाएगी। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर 64% कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं लोगों का है, यही लोग लोन वगैरह देते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसीज की। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे वीडियो लेक्चर का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सी एजेंसीज हैं, देखो छोटे स्तर से शुरू करेंगे हम। शुरू करेंगे किससे, विलेज से। विलेज से शुरू करें, विलेज लेवल पे कौन होता है। उसके बाद फिर हम डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है। फिर उसके बाद हम स्टेट लेवल पर जाएंगे, स्टेट लेवल पे कौन है। फिर उसके बाद हम लोग नेशनल लेवल पर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे यहाँ तक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, विलेज लेवल से। विलेज लेवल पर कौन है आपका, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ध्यान रखना ये सबसे छोटी मानी जाती है लोन देने के चक्कर में। अगर कोई सबसे छोटी सी कोई क्रेडिट एजेंसी है तो वो यही है, गाँव पे काम करती है, विलेज लेवल पे काम करती है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी PACS, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज होती है विलेज लेवल पर। किस लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है इनको, विलेज लेवल पर। और ये लोन देती हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, किसान के पर्सनल खर्चे के लिए नहीं, किसान की बेटी का विवाह हो रहा है उसके लिए नहीं, किसान को घर बनवाना है उसके लिए नहीं, किसान को कार लेनी है उसके लिए नहीं। ये देते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही लोन देती है। कौन सी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और ये सिर्फ गाँव लेवल पर ही काम करती हैं, सिर्फ और सिर्फ विलेजेस लेवल पर ही काम करती हैं, ठीक है। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू रेज द कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग लोन, ठीक है, एंड सपोर्टिंग द एसेंशियल एक्टिविटी सच एज सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट एट चीप प्राइस। सस्ते दामों तक उनको चीज़ें पहुंच जाए, हर व्यक्ति को गांव-गांव में उनको लोन मिल जाए। दूसरा है फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये इस लेवल पर काम करेगी। सबसे प्राइमरी लेवल पर कौन काम करता है आपका, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये यहाँ पर काम करती है विलेज लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन काम करता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये कहाँ काम करती हैं आपकी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये जो होती है ना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यही तो इनको असेंबल करती है। मतलब ये जो है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये किसके अंडर में काम करती हैं, ये PACS है जो है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये किसके अंडर में काम करती हैं, ये इन्हीं के अंडर में काम करती हैं। मतलब PAC के ऊपर कौन होता है आपकी, DCCB होता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि जो PAC है वो सब इसी से एफिलिएटेड है, किससे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, इन्हीं से एफिलिएटेड है। मतलब PAC के पास पैसा कहाँ से आएगा, PAC को पैसा कौन देगा, यही देते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, सारी चीज़ों को संभालते हैं। फिर इनसे ऊपर कौन होता है आपका, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इनके ऊपर कौन होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब आप कहोगे कि सर ये PAC को तो पैसे कौन दे रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक दे रही थी। अब आप कहोगे सर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को पैसे कौन देता है, तो इनको पैसे दिए जाते हैं फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये जो आपकी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये किसको पैसे देती है, मतलब ये जो अपनी DCCB है आपकी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आपकी हैं, ये किससे एफिलेटेड होती है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ एफिलेट होती है। मतलब इनको फंड, ये किसको फंड देती है, DCCB को। DCCB किसको फंड देती है, PACS को। और PACS सीधे किसानों को फंड दे देती है। बात समझ में आ रही है, ये स्टेट लेवल पर काम करती है। उसके बाद आ जाओ आपकी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि आज की डेट में कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यही है कमर्शियल लोन ही, कमर्शियल बैंक ही। ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। डायरेक्ट फाइनेंस मतलब आपका एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, जिसमें शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्रोवाइड होता है। और इनडायरेक्ट फाइनेंस में आपका एडवांस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड अदर इनपुट, इन सब चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। इसमें मतलब इनडायरेक्ट मतलब आपको पहले से एडवांस में पैसे दे दिए जाते हैं अपना फर्टिलाइजेशन, मतलब आपको वो फर्टिलाइजेशन मत समझ लेना,
फर्टिलाइजर मतलब किसान को अपने खेतों में जब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना पड़ता है तो उसको भी फर्टिलाइजेशन ही कहते हैं। कोई इनपुट वगैरह लेना होता है उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या भी डायरेक्ट उनको पैसे दे दिए, किसानों को सीधे सीधे पैसे दे दिए, जाओ अपने लिए जो करना वो करो एग्रीकल्चर से रिलेटेड। या फिर उनको क्या कर दिया इनडायरेक्ट, डायरेक्ट उनको वही चीज़ दे दी जो किसान को चाहिए। जैसे किसान कहता है कि भाई मुझे इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो बैंक ने उसको डायरेक्ट इंसेक्टिसाइड ही दे दिया कि ये ले इंसेक्टिसाइड ही ले ले, पैसे नहीं दिए उसको, क्या दे दिया इंसेक्टिसाइड दे दिया। तो वो डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है जो मैंने बताया था। एक क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि सबसे पहली बार बैंक का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो कितनी बैंकों का हुआ था और कब हुआ था। तो सबसे पहली बार हमारे इंडिया के अंदर टोटल 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वो 14 नए कमर्शियल बैंक कब हुई थी नेशनलाइज्ड, 19 जुलाई 1969 को। ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये फिगर 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था। इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1920 में सबसे पहली बार लैंड डेवलपमेंट बैंक झंग पंजाब में एस्टेब्लिश हुई थी। भाई लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। इसको मॉर्गेज बैंक भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली में अपन ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। जैसे कि प्रीवियसली इसको पहले देखो, ये मैंने बताया भी यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं लैंड मॉर्गेज बैंक। भाई आप बैंक से जब कुछ पैसे लेने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ रखना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो कोई भी ले जाएगा पैसे, तो आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो आपको खेती करनी है, मान लो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, तो जो आपके पास ज़मीन है उसी को आप गिरवी रख के अपना लोन ले सकते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, लैंड मॉर्गेज बैंक या लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द कल्टिवेटर अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ दियर लैंड। समझना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराना है कल्टीवेशन के लिए कल्टीवेटर को। किस बेसिस पर, उसके बदले में वो बैंक क्या रखेगी, मॉर्गेज पेपर रख लेगी ज़मीन के, जो भी ज़मीन है वो आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। ये जो बैंक है वो लोन काय के लिए देती है, एक तो रीपेमेंट ऑफ द ओल्ड लोन टू द कल्टीवर्स और परचेसिंग ऑफ द न्यू लैंड। इसलिए बहुत से लोग होते हैं, ये जो वाला अपना लोन है आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक है, इस लोन को एक्चुअली में लोन लेते क्यों, या ये बैंक लोन देती किस पर्पज़ से है। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पुराने लोन पड़े होते हैं। अब मान लो उनके पास पैसे तो है नहीं, ना उनका प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उनके पास ज़मीन है, उनके पास ज़मीन तो है। लेकिन अब समस्या ये कि इस ज़मीन को होता है ना भाई, हमारी सोसाइटी में ये होता है, जब किसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास ये घर है बस, तो मैं इस घर को मार्केट में बेचने भी जाऊँगा ना, इसकी बोली लगवाऊंगा, तो लोग इसके कम पैसे देंगे मुझे। क्यों देंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसकी मजबूरी है और ये मजबूरी में इतने कम पैसों में ही हमको ये मकान दे जाएगा, ये ज़मीन दे जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने आपको छोटा सा फैक्टर गिनाया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि भाई उस व्यक्ति को उस ज़मीन का प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन, मतलब उस किसान को अपनी ज़मीन भी ना बेचनी पड़े और साथ ही साथ में यहाँ पर उसको पैसे भी मिल जाएं, जिससे वो अपना पुराना लोन वगैरह भी चुका दे और वो ज़मीन भी उसको ना बेचनी पड़े, बस वो ज़मीन वो गिरवी रख दे। तो किसी गलत व्यक्ति को रखने की जगह पर आप चाहे तो इस बैंक में अपनी ज़मीन को गिरवी रख सकते हो और अपने पुराने जितने भी लोन्स वगैरह हैं उनको चुका सकते हो, नई ज़मीन खरीद सकते हो, इन सब चीज़ों में, ठीक है। कहीं पर मान लो आपको नहर वगैरह, हाँ मान लो नहर खोदनी है, कहीं कुआं खोदना है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, कोई इन सब चीज़ों के लिए भी आप इस तरह का लोन ले सकते हो। बस ज़मीन होनी चाहिए आपके पास, खुद की ज़मीन होगी तो ही आपको ये बैंक लोन दे पाएगी। उसके बाद आ जाओ आपका रीजनल रूरल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ढूंढे हैं। एक तो रीजनल रूरल बैंक कब सेटअप हुई थी, ये सेटअप हुई थी 1975 में, ठीक है। किस बेसिस पर, मतलब वहाँ पर कौन सी कमेटी थी, उस कमेटी पर क्वेश्चन आता है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये आरआरबी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक सेटअप हुई थी। तो वो कमेटी थी एन नरसिम्हा कमेटी। क्या कमेटी थी, एन नरसिम्हा कमेटी। और ये आरआरबी का मेन उद्देश्य क्या था, उस वक्त जब ये बनी थी तब इसका मेन उद्देश्य था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। अब तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ गई हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के अलावा जो एग्रीकल्चर की लेबर है उनको भी लोन देना है, आर्टिशंस को भी देना है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना भविष्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको भी आरआरबी लोन दे देती है। लेकिन ज़्यादातर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको ये याद रखना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लोन देने के लिए आरआरबी का गठन किया गया था। ये एक और है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाबार्ड।
पूरा नाम क्या होता है नाबार्ड का, एक क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। ये सबसे एपेक्स बैंक है, सबसे एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है इंडिया की। अगर रूरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रिलेशन में अगर बात करें कि भाई सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, जैसे अपन कहते हैं ना इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, बैंकों का राजा कौन है, तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक वैसे अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को संभालने के लिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड, रूरल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई बैंक बताओ सबसे सर्वोच्च बैंक, तो वो यही है नाबार्ड। एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में। ठीक है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर और रूरल से रिलेटेड। नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुई थी और किसकी रिकमेंडेशन पर एस्टेब्लिश हुई थी, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वहां पर जो कमेटी थी वो थी शिवरामन कमेटी। ये कमेटी आप लोग याद रखना, इनके ऊपर बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, नरसिम्हन कमेटी, ये शिवरामन कमेटी, इनके ऊपर। ठीक है, नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुई थी आपकी, 12 जुलाई 1982 को। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑन द इम्प्लीमेशन, इसको भी याद रखना, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981, इसका इम्प्लीमेशन किया। इसी एक्ट के तहत इस नाबार्ड को फिर एस्टेब्लिश किया गया, पार्लियामेंट पास करा करके। नाबार्ड ने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया। नाबार्ड से पहले काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी, उन सबको रिप्लेस करके उन सबको हटा दिया गया, बोले एक नाबार्ड शुरू करो। कौन कौन सी चीज़ें रिप्लेस कर दी नाबार्ड ने, उनको देख लो। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एसीडी, इसको रिप्लेस कर दिया। पहले इस नाम की एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब नहीं होता, वो नाबार्ड में ही कर दिया। रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, आरपीसीसी, इसको भी हटा दिया गया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलाता था इसको, ये भी अब नाबार्ड में ही मर्ज कर दिया। एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑपरेशन, इस पर लगा दीजिए आईएमपी, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि नाबार्ड ने किसको मर्ज कर दिया, मतलब नाबार्ड का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कौन सी इंस्टीट्यूशन थी जो कि नाबार्ड में ही मर्ज हो गई या जिसका वजूद खत्म हो गया, नाबार्ड ने उसका सारा कामकाज संभाल लिया, तो वो है आपकी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसके अलावा दो और है आपकी ये। फिर उसके बाद हेड क्वार्टर की अगर हम बात करें तो नाबार्ड का हेड क्वार्टर मुंबई में, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर है। ठीक है, इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है, एग्जाम देने जाओ तो अब एक बार चेक जरूर कर लेना कि हर्ष कुमार भनवाला ही है, कहीं चेंज तो नहीं हो जाए, ये तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ अपना, नाबार्ड ने अभी हाल ही में, जो करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि एक रूरल इनोवेशन अवार्ड इन्होंने इनिशिएट किया है अपने 30वें फाउंडेशन डे पर। मतलब जब ये नाबार्ड को 30 साल पूरे हो गए, 30 साल कब पूरे हुए इसको, 12 जुलाई 2012 को, 12 जुलाई 2012 को इसको 30 साल पूरे हुए। तो 30वें फाउंडेशन डे पर इन्होंने एक रूरल इनोवेशन अवार्ड शुरू किया। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको देख लेना। ठीक है, रूरल इनोवेशन अवार्ड नाबार्ड ने कब स्टार्ट किया था, अपने 3रे फाउंडेशन डे पर 12 जुलाई 2012 को। अब नाबार्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी को पता है भैया, आप जो रूरल इंडिया है उसको अपलिफ्ट करना है, क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज़ करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर और रूरल नॉन फार्म सेक्टर को इंक्रीज़ करा करके। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब नाबार्ड पहले जब बना था तब की बात और है, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आज प्रेजेंट में नाबार्ड का जो स्टेक होल्डर्स है, मतलब नाबार्ड का मालिक कौन है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल सी बात अपनी आम भाषा में, कि नाबार्ड का मालिक कौन है, नाबार्ड के पास फंड कहाँ से आ रहा है, कौन उसको ऑपरेट कर रहा है। ध्यान रखना, 99% उसके जो स्टेक्स हैं, स्टेक मतलब नाबार्ड के जो शेयर है 99% वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, 99%, और केवल 1% जो है वो केवल आरबीआई के पास है। पहले आरबीआई का शेयर बहुत ज़्यादा था, मतलब नाबार्ड को आरबीआई ही चलाती थी। अब आरबीआई ने पूरा की पूरा जिम्मेदारी किसको दे दी, 99% जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी कि भाई आप चलाओ नाबार्ड, हम अपना आरबीआई अलग से चलाएंगे। तो आरबीआई का सिर्फ 1% ही यहाँ पर है आज की डेट में, और 99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब आरबीआई के बारे में देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सबसे टॉप मोस्ट है। ठीक है, आरबीआई जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का मेंबर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमएफ का मेंबर भी है अपना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर कब एग्जिस्टेंस में आई, 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा एक्ट था वहाँ पर, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, मिस्टर O.A. स्मिथ ये सबसे पहले गवर्नर थे आरबीआई के। ये तो कुछ जनरल पॉइंट है, अभी इसको और अच्छे से पढ़ेंगे अपन, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं, उनको आप याद रखना।
देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बनाना चाहिए ऐसी नाम भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पुरानी तो एसबीआई थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं बनाया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से क्यों सेटअप की? इसको बनाने का कंसेप्ट क्या था? क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी? इसको क्यों बनाया जाना चाहिए था? ये कंसेप्ट, ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया दिया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ठीक है। और इसके बारे में उन्होंने अपनी किताब के अंदर बताया भी है, जिस किताब का नाम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये किताब थी डॉक्टर अंबेडकर जी की। और इसी किताब के अंदर इन्होंने आरबीआई के कंसेप्ट के बारे में समझाया कि इस बैंक की हमें ज़रूरत क्यों है, और उन्हीं के इसी आइडिया के बेसिस पर इसकी स्थापना हुई। हालांकि इसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी, क्योंकि 1934 में एक्ट आया था, 1935 में तो अपन अंग्रेजों के गुलाम ही थे। सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ द रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन लाया गया था ऑन द इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926 में, ठीक है, याद रखना आप। रॉयल कमीशन, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए रॉयल कमीशन लाया गया था। जैसे अपना आईसीआर के लिए रॉयल कमीशन आता है ना, ऐसे इसके लिए भी आपका रॉयल कमीशन आया था, इंडियन कमीशन एंड दी फाइनेंस इन 1926 में। और इसी कमीशन को अपन लोग हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं। इसी कमीशन की वजह से आरबीआई की स्थापना हुई थी। कैसे क्या हुआ था वो थोड़ा सा आप ईयर वाइज मैंने डिजाइन किया, उसको देखो। 1934 के अंदर ब्रिटिश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आए, आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हो गई थी 1 अप्रैल को। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? कैलकाटा में है, याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? कैलकाटा में था, ठीक। बाद में फिर इसका 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो परमानेंटली हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? मुंबई में। और आज भी कहाँ पर है? मुंबई में ही है। 1949 में इसको फिर नेशनलाइज कर दिया था, इंडिपेंडेंस के बाद जैसे आज़ादी मिली। इसको हमने अपने इंडिया के सर्वोच्च बना दिया कि भाई यही हमारी इंडिया का पिलर, इकोनॉमी का, यही सब कुछ संभालेगा, नोट वोट छापेगा, सब कुछ इसी के अंडर में रहेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद इसको हमने नेशनलाइज कर दिया 1949 में, ठीक है। इससे पहले ये प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के कंट्रोल में काम किया करती थी, फिर पूरी तरह से गवर्नमेंट की हो गई। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट को आप याद कर लेना। आरबीआई के अंदर जो मेन जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? वो होता है उसका गवर्नर। आरबीआई का जो मेन अधिकारी होता है, जो मेन सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट आदमी बैठा है, वो कौन है? गवर्नर है। मतलब उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड है आरबीआई का, वो कौन है? गवर्नर है। ये गवर्नर के ही कंट्रोल में आरबीआई काम करती है। गवर्नर को सलाह मशवरा देने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर भी अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। तो गवर्नर और गवर्नर के अंदर में होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर, जो इस गवर्नर को सलाह मशवरा देते हैं, इसके साथ मदद करते हैं। और भविष्य में ये डिप्टी गवर्नर ही प्रमोट होकर, जैसे कि मान लो ये गवर्नर अभी प्रेजेंट में कोई गवर्नर है, ये रिटायर हो गया ना, तो इन्हीं 4 डिप्टी गवर्नर को ज़्यादा चांस होते हैं कि इनमें से ही कोई फिर गवर्नर की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इन्हीं को प्रमोट करके गवर्नर बना दिया जाता है। ये वो गवर्नर मत समझ लेना जो राज्यों का होता है, ये वो नहीं है, ये आरबीआई वाला गवर्नर है, अलग होता है, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर वो मैंने आपको बता दिया, ओ.ए. स्मिथ या ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन ये तो अंग्रेज था, अंग्रेजों ने किया, तो सीधी सी बात है अंग्रेजों अपना ही अधिकारी बिठाएंगे। इंडिया का बताइए सबसे पहला इंडियन गवर्नर कौन था? तो सबसे पहला इंडियन गवर्नर था सी.डी. देशमुख। ये सबसे पहला इंडियन गवर्नर था आरबीआई का, सी.डी. देशमुख। अच्छा, सबसे पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन सी है? तो वो है आपकी के.जी. उदेसी। के.जी. उदेसी ये सबसे पहली महिला वोमेन्स डिप्टी गवर्नर है। आप कहोगे सर महिला में गवर्नर बताइए ना, अब होगा तब तो बताएंगे। महिला में आज तक ये बड़ा इतिहास है, और ये इतिहास टूटेगा ज़रूर, क्योंकि अब जैसे अपना देश बढ़ रहा है, महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो आरबीआई में भी कभी ना कभी कोई ना कोई गवर्नर महिला बनेगी ज़रूर। अभी तक तो नहीं बनी है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को याद रखना। आरबीआई में अभी तक फीमेल गवर्नर नहीं बनी है, कोई भी फीमेल गवर्नर अभी तक अपॉइंट नहीं की गई है। जितने भी गवर्नर अभी तक बने वो सब मेल ही हैं, फीमेल गवर्नर आज तक आरबीआई में नहीं बनाई गई। लेकिन डिप्टी गवर्नर जरूर बनी है, तो डिप्टी गवर्नर याद कर लो। गवर्नर नहीं है तो ना, गवर्नर नहीं तो डिप्टी गवर्नर ही सही। तो सबसे पहली डिप्टी गवर्नर कौन सी थी? के.जी. उदेसी। अच्छा, एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो सभी को पता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंट में गवर्नर कौन है आरबीआई 2021 में? तो वो है आपके शक्तिकांता दास, ठीक है। एग्जाम देने जाओ तो एक बार अपडेट करके जाना अभी प्रेजेंट में, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं होता कब बदल जाए कब क्या हो जाए, ठीक है भाई। ये तो बात की हमने किसकी? एग्रीकल्चर फाइनेंस की।
थैंक यू।